हेलो नमस्कार, खम्मा घणी राम राम। मेरा नाम है संतोष मुद्गल। कोलकाता से आप देख रहे हैं सुप्रतिष्ठित मारवाड़ी उद्योगपतियों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम माटी करे पुकार। आज के एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत हमारे मेहमान बने हैं जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि जीवन संघर्षों का दूसरा नाम है और इन्हीं संघर्षों के उस पार कामयाबी और यश बाहें फैलाए आपके स्वागत में खड़ा है। जो जन्मे तो थे एक सुखी और संपन्न परिवार में, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जवानी की दहलीज पर आते आते पारिवारिक व्यापार तबाह हो गया। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा गई, लेकिन हौसला टस से मस नहीं हुआ। इसी हौसले की बदौलत महज 16 साल की उम्र में अकेले व्यापार करने की ठानी और आज सफलता उनके कदम चूम रही है। ये शख्स हैं कोलकाता के एक बेहद सफल बिजनेसमैन, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में गहरी पकड़ रखने वाले सीताराम शर्मा जी। सीताराम जी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। वो बेलारूस गणराज्य के मानद काउंसिल और अनेक सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष रहे हैं। सीताराम जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत की, कहां से प्रेरणा मिली और किस तरह से व्यापार को बहुत निचले लेवल से शुरू करके आज इस लेवल तक आप ले आए। 1964 में हमने हायर सेकेंडरी दिया और 1967 में मैं बीकॉम के फर्स्ट ईयर में जब गया, उसी समय मैंने पहली कमाई शुरू की एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कितने रुपए की थी? 300 रुपया महीना मिलता था उसमें। ये कौन से साल की बात? ये 67 के आसपास की बात। 67। मेरा पहला व्यवसाय जो था वो रेडीमेड गारमेंट्स का था। कितने रुपए से आपने रेडीमेड का काम स्टार्ट जो शुरू? काम हमने शुरू किया उसको आप समझ लीजिए कि 25,000 रुपया समझिए, आउटर लिमिट 25,000 रुपया का था। और ये कौन से सन की बात है? ये 68 या 69 की बात होगी। उसके बाद फिर मैंने दूसरा जो काम किया वो एक्सप्रेस कोल एजेंसी के नाम से। उस समय मैं साउथ इंडिया में जितनी भी वहाँ पर फाउंड्रीज थी और जितनी वहाँ पर यूनिट थी, उनको मैं कलकत्ता से, बंगाल से कोयला सप्लाई करता था उनको। उसी के साथ साथ हमने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की, एक्सप्रेस कार्गो कैरियर्स के नाम से। मेरा विजन जो था कि मैं भाइयों को साथ लेकर मैं एक एक्सप्रेस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बनाऊंगा। उसी में आपका एक्सप्रेस कार्गो कैरियर्स, एक्सप्रेस कोल एजेंसी, एक्सप्रेस एजेंसी, ये सब 3-4 सब एक्सप्रेस के नाम से बनाई थी। वेरी इंटरेस्टिंग। और वो लेकिन मेरा सपना साकार नहीं हुआ। मैंने ऐसा किया कि मेरे बाद जो मेरा भाई था नंबर 2 में, उसको मैंने अपने साथ ले लिया, उसको पार्टनर बना लिया। जो तीसरा था उसको मैंने अपने साथ ले लिया, उसको पार्टनर बना लिया। खुद आप कंपनियां शुरुआत करते गए अपने आप से और भाइयों को उसमें जोड़ते गए। इसके साथ साथ एक कंपनी और जो शुरू में एकदम फर्स्ट की थी, उसके बारे में बताना, मरकरी इंटरनेशनल के नाम से की थी। वो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी मेरी। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, मेरा अजीब रहा है कि जो 3 काम थे अलग अलग, उनमें से किसी में मेरी रुचि नहीं थी। मैं उस काम में को एंजॉय नहीं कर रहा था और ऐसे चूंकि एक अच्छी खासी कमाई आपको हो रही थी और आप उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे थे। मुझे एकदम रुचि नहीं थी उस काम में। हमने एक अलग ऑफिस हमारी अलग थी टावर हाउस में, जहाँ मैं ही बैठता था, मेरे भाई नहीं बैठते थे। मैं सिर्फ 2 चीज देखता था, ऑर्डर लाना और फाइनेंस लाना। और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी आस्ते आस्ते काफी बड़ी, काफी तरक्की की और उनमें से एक कंपनी आज भी चल रही है। दूसरी जो कंपनी उस समय बनी वो भी चल रही है। हमने फिर एजेंसीज, एक्सप्रेस एजेंसीज में सूते की एजेंसी ली हमने, और भी कई एजेंसीज में काम करते गए। लेकिन मेरी रुचि इनमें से किसी में नहीं थी। जिस कंपनी में मेरी थोड़ी बहुत रुचि थी वो थी मरकरी इंटरनेशनल, जो मैंने शुरुआत की थी, जिसका मैं प्रोप्राइटर था। क्योंकि मेरा शुरू से पता नहीं क्यों था कि मैं विदेश के साथ व्यापार करना चाहता था। फिर उसके इसी दौरान मैंने जो एजेंसी जो ली वो कई विदेशी कंपनियों की एजेंसी ली, जिनका विदेशी कंपनियों का माल मैं यहाँ पर बेचता था। उनमें से मुख्यतः जर्मनी और जापान, इन 2 देश के साथ में मेरा काफी काम है। और वो काम बाद में बहुत बड़ा, बहुत आगे गया और उसी काम को फिर मैंने और आगे बढ़ाया। लेकिन
कुछ कारणों से आप कह सकते हैं सेंटिमेंटल फूल जो भी है, कहीं ना कहीं हमको हमारा कहीं हमको एक हुआ और मैंने अचानक भाइयों से कहा मैं इस धंधे से अपने आप को अलग करता हूँ, तुम लोग संभालो और मैं कुछ और करूँगा। क्या क्या कारण रहा? मतलब बिजनेस चलना बड़ी बात होती है, चल गया, अच्छा मुनाफा दे रहा था और मुनाफे के चलते 3 अच्छी बड़ी कंपनियों को आपने एकदम से छोड़ दिया। बस मेरा कुछ जीवन में ऐसे ही रहा है, चीज़ों को करता भी बहुत जल्दी हूँ, छोड़ता भी बहुत जल्दी हूँ, लेकिन जो भी है और उसे मैं बहुत चिंतित नहीं हुआ। पता नहीं मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास था कि कुछ कर लेंगे, लेकिन मेरी पत्नी जिसको इसकी घटना ही कहूँगा, इसकी खबर 6 महीने के बाद लगी। जब वो भी मेरे छोटे भाइयों ने बताया कि ऐसे ऐसे भाई साहब तो छोड़ दिए, सब काम आते नहीं है, गद्दी तो ऐसे भी मैं पहले बहुत कम ही जाता था, वही लोग संभालते थे, लेकिन वो लोग काम आजकल देखते नहीं, वो बड़ा घबरा गई। उस दिन मैं जब रात को घर पहुंचा तो पत्नी बहुत चिंतित थी। ये क्या तरीका है, आपकी उम्र 40 साल है, आप अब नया बिजनेस शुरू करेंगे और ये नया बिजनेस शुरू करने का समय तो उनका है, वो यंग है। उस समय मेरा छोटा जो भाई था वो हार्डली कोई 25-26 साल का होगा। तो लेकिन मैंने कहा ठीक है, हमको अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद ये जो पूरा सब कुछ हुआ तो फिर आपके दिमाग में क्या आया कि अब क्या करना है, कैसे होगा, कब होगा? देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है, कुछ समय तक तो मैं खुद एक असमंजस की स्थिति में था, थोड़ा चिंतित भी था। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, मेरा परिवार था और मैं तब तक अलग रहना शुरू मैंने कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि हो जाएगा। अच्छा, आज व्यवसाय की क्या स्थिति है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है? देखिए, भगवान की बड़ी कृपा रही है। मैं तो यही कहूँगा, श्याम बाबा की हम पर, परिवार पर बहुत कृपा रही है और मेरी पत्नी जो है वो श्याम बाबा की अटूट भक्त है, अटूट भक्त है। उसके बाद हमने काम को किया, तब तक मेरा लड़का भी आ गया, बाहर से आ गया, तो उसने भी ज्वाइन कर लिया। हमने माइंस ली विद्यासर में, राजस्थान में, जिसको मेरा लड़का ही चलाता था। वो माइंस नहीं चली। उसके बाद जब अमित यहाँ आ गया, फिर हम लोगों ने आस्ते आस्ते जो है काम यहाँ शुरू किया। फेरोलैज का काम शुरू किया हम लोगों ने। हमारे एक मित्र थे टाटा में, उनकी सहयोग से उन्होंने गाइड किया। सहयोग ये था, उन्होंने काफ़ी गाइड किया हम लोगों, जिसमें हम लोग जो मिनरल्स एंड मेटल्स का काम करते हैं। आज हमारा जो टर्नओवर है वो करीबन 200 से लेकर 250 करोड़ के बीच में है। हमारा टारगेट है कि अगले साल अंत तक हमारा जो मेरुंडा ग्रुप, अगर हम कह सकते हैं कंपनीज को, उसको हमारा टारगेट है 500 करोड़ का ले जाने का। तो आज अगर बात करें मौजूदा आज के समय की, तो आप अपने व्यापार से कितना संतुष्ट? मोर देन सेटिस्फाइड। जितना संतुष्ट मेरे को चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा। तो आपने जाना सीताराम जी शर्मा के व्यावसायिक जीवन के बारे में। समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे सीताराम जी के पारिवारिक जीवन को। तब तक बने रहिए हमारे साथ। माटी करे पुकार के आज के एपिसोड में आप देख रहे हैं कलकत्ता के सुप्रसिद्ध उद्योगपति सीताराम शर्मा की कहानी। अभी तक आपने देखा उनके व्यावसायिक जीवन की कहानी। अब हम आपको बताएंगे किस तरह का पारिवारिक जीवन सीताराम शर्मा जी रहे हैं। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते सीताराम शर्मा जी का जीवन संघर्षों से घिर चुका था। महज 16-17 साल की उम्र में पारिवारिक बिजनेस बर्बाद हुआ तो उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। परिवार में बड़े भाइयों के कई व्यापार घाटे के कारण बंद हो चुके थे। माताजी की बीमारी के कारण पिता भी लगातार मानसिक और आर्थिक तौर पर टूट चुके थे। ऐसे में कम उम्र के बावजूद 2 बड़े भाइयों और 5 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने अकेले कंधों पर ली। फिर से व्यापार को खड़ा किया और एक के बाद एक कई सफल प्रोपराइटरशिप व्यापारों की शुरुआत की। अपने भाइयों को उसमें पार्टनर बनाया और फिर सभी ने मिलकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया। इस सब के बाद सीताराम जी ने खुद के लिए एक और नया चैलेंज तैयार किया। 40 साल की उम्र में एक बार फिर से एक नया व्यापार खड़ा करने की ठानी और कड़ी मेहनत के बलबूते उसे 250 करोड़ रुपए सालाना के टर्नओवर वाली कंपनी बना दिया। सीताराम शर्मा जी के इस पूरे सफर में
हर पल उनके साथ खड़ी रही उनकी धर्मपत्नी आशा शर्मा। मेरी पत्नी जो है वो श्याम बाबा की अटूट भक्त है, अटूट भक्त है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तो बहुत जल्दी अपसेट भी हो जाता हूँ जो चलता वो, लेकिन उसका विश्वास कभी खत्म नहीं होता। और अब उनके पूरे व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे अमित शर्मा। सीताराम जी, परिवार अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। किस तरीके से आपने व्यापार और परिवार को एडजस्ट किया? मेरा मानना है परिवार एक महत्वपूर्ण अंग ही नहीं है, बल्कि मेरे लिए परिवार ही सब कुछ है। उन्होंने ये सोचा कि मेरे जो फादर हैं वो जिस टाइम पे चले गए तो अल्टीमेटली मैं ही सबका फादर हूँ। तो उन्होंने हम लोग को साथ में, हम अपने ब्रदर्स को, अपने सिस्टर्स को, उनके बच्चों को जिस तरीके से देखा, सारा कुछ किया, प्लस साथ में बिजनेस भी किया, प्लस साथ में अपना सामाजिक जीवन में इतना टाइम दिया। तो ये जो उन्होंने जो मल्टीटास्किंग की है वो इजी नहीं है। मैं तो जब पैदा हुआ और उस समय हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं जब तक था क्लास 10 तक या 9-10 तक तब जब था तो मुझे बड़ी रईसी का थोड़ा सा मुझे आभास हुआ, लाभ हुआ कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक हमारे परिवार में एक दुर्दिन, आर्थिक दुर्दिन शुरुआत हुए। रफी अहमद किदवई ने अचानक, जो खाद्य मंत्री थे, उन्होंने अचानक इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ द ग्रेन्स बंद करवा दिया। उसकी वजह से हमारा उस जमाने में कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि जो अनाज हमने 40 रुपए के हिसाब से खरीदा वो हमको 4 रुपए में बेचना। मैंने मेरे सामने जो है जो आर्थिक दुर्दिन शुरू हुए उसको मैंने देखा। उस समय मुझे देखने को मिला कि पिताजी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे और बहुत अधिक हमारी आर्थिक जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो आपको कब आभास हुआ कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, परिवार की जिम्मेदारी मुझे संभालनी चाहिए, कुछ कमाना चाहिए? मेरे को आभास, जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद ही हमको आभास होना लग गया था। और मैंने बिना पिताजी की अनुमति के मैंने एक जगह जहां एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हिसाब से ज्वाइन कर लिया और वहां से मुझे 300 रुपये महीना ट्रेनिंग के हिसाब से मिलता था। मैंने देखा उस परिवार में, जिस परिवार ने हजारों रुपए खर्च किए, मंदिर बनाए, धर्मशाला बनाई, अपनी कोठियां बनाई, वो जो 300 रुपये मैं लाता था, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उस 300 रुपये का भी परिवार के लिए महत्व हो गया था। मैंने उसी समय दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे पढ़ाई में जोर देना है। ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने MBA किया। वो भी इसीलिए किया कि हमको कहीं ना कहीं बड़े रूप में काम करना है। सुबह उठकर मॉर्निंग कॉलेज में जाता था, दिन में मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जाता था, शाम को फिर मैंने इवनिंग क्लासेस आरंभ कर ली थी। शुरू में लॉ में किया, बाद में MBA के लिए किया। तो मैं तो सुबह से लेकर रात तक इसी में व्यस्त रहता था। सर, बहुत छोटी उम्र में आपने अपनी माँ की बीमारी देखी और बहुत छोटी उम्र में खो भी दिया। माँ की निधन के बाद पिताजी भी काफी टूट गए, व्यापार को भी खत्म होते देखा। आज इतने स्टेबल आप हैं, किस तरह याद करते हैं अपनी माँ और पिताजी को? मैं सच्ची बात कहूंगा कि मेरे को जितना समय अपने माता पिता को देना चाहिए था, मैं नहीं दे पाया। माँ जरूर बोलती थी कि देखो कुछ करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। माँ मेरे पर गर्व बहुत करती थी। अखबारों में नाम छपता था तो उस अखबार को 10 दिन तक अपने पास रखती थी। आज आपके परिवार में कौन कौन है? कब आपकी शादी हुई? 71 में मेरी शादी हुई और मैं अपनी पत्नी का योगदान कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं परिवार के लिए जो करने की जो भावना मेरी थी, उस भावना को ताकत
मेरी पत्नी मिलती है। आज परिवार में मैं और मेरी पत्नी के साथ साथ हमारे 3 बच्चे हैं। लड़का अमित जो सबसे बड़ा है, उसके बाद मेरी बेटी पूजा और उससे छोटी पायल। अब तो परिवार बढ़ गया है। अमित के बच्चे हैं, अमित को 2 लड़की है, पूजा को 2 लड़की है, पायल को 1 लड़का और 1 लड़की है। परिवार मेरा बहुत ही प्यारा परिवार है। पारिवारिक जो मुझे संतोष मिला है वो अपार रहा है। मेरा उनके साथ 30-40 साल से है और भाई जैसा है, वो मेरे छोटे भाई है। अब तक आपने जाना सीताराम जी के व्यापारिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से समाज में बेहद एक्टिव हैं आज 78 वर्ष की उम्र में भी सीताराम जी। व्यापारिक सफलता के इतर सीताराम शर्मा जी का सामाजिक जीवन भी बेहद दिलचस्प रहा है। 16 वर्ष की कम उम्र में बुद्धिजीवियों की संस्था में जुड़े। केवल 18 साल की उम्र में साप्ताहिक समाचार पत्र के उप संपादक बन गए। वहीं जरूरतमंदों की मदद के लिए द्वारकादास सीताराम शर्मा ट्रस्ट की स्थापना की। इसके बाद तो उनका सामाजिक योगदान लगातार बढ़ता ही चला गया। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में उनकी मजबूत पकड़ बन गई। यहाँ तक कि उन्हें सक्रिय राजनीति में आने से लेकर राजदूत बनने तक का ऑफर भी मिला, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बेलारूस गणराज्य के मानद काउंसिल के तौर पर वो कोलकाता में एक सक्रिय और लोकप्रिय सदस्य हैं। सीताराम जी नई विश्व आर्थिक व्यवस्था और मानवाधिकारों से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के मुद्दों पर दुनिया के 40 से ज्यादा देशों की सैकड़ों यात्रा कर चुके हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संबोधन दे चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को लेकर जीवन की मोड़ नाम से आत्मकथा लिखी। कोलकाता में अखिल भारत वर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, इसके अलावा हिंदुस्तान क्लब और भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप अपने सामाजिक जीवन को लेकर? 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। मैं बहुत सक्रिय रूप से सड़कों में, जुलूस में शामिल होता था। उससे शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद में मैं जुड़ता गया सामाजिक जीवन से। 4 हम दोस्त थे वहाँ, उनमें से एक वरिष्ठ पत्रकार थे। मैं कहूँगा उन्हीं की वजह से या उन्हीं की प्रेरणा की वजह से हम लोग सब पत्रकारिता से जुड़ गए। पाक्षिक हिंदी पाक्षिक अखबार जो था उसमें हम संपादक बने और उससे शुरुआत करके लगातार मैं पत्रकारिता से जुड़ता गया। उसी दौरान में पत्रकारिता से आगे जाकर मैंने फिर पुस्तकें लिखी, किताबें लिखी। अब तक मैं समझता हूँ हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलाकर करीबन 10 किताबें मैं लिख चुका हूँ। मैं हिंदुस्तान क्लब यहाँ की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, उसका मैं अध्यक्ष बना। गौड़ ब्राह्मण सभा यहाँ पर जो बहुत वर्षों पुरानी संस्था है, उसका मैं अध्यक्ष बना। राजस्थान ब्राह्मण संघ से मैं जुड़ा और वहाँ पर मैं उसका अध्यक्ष बना। तो करते करते मैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय एक यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन बोल के वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन संस्था है जेनेवा में, मैं उससे जुड़ गया। जुड़ने के बाद में उसमें मैं ऑर्डिनरी मेंबर से शुरू करते करते मैं बंगाल की जो शाखा है मैं उसका अध्यक्ष बना। अब मैं वहाँ की ऑल इंडिया शाखा है उसका मैं आज चेयरमैन हूँ। उसी तरह से मैं जो उनकी वर्ल्ड बॉडी है उस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन का मैं डायरेक्टर एशिया पैसिफिक बना, जिससे मैंने 10 कंट्रियों में एक रीजनल एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस मैंने ऑर्गेनाइज की। इनके चलते निश्चित रूप से मेरा जो व्यावसायिक पक्ष है वो थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन हमको उसके बाद आर्थिक कोई कमी नहीं हुई। मैं तो लोगों से कहता था मैं 50% बिजनेसमैन, 50% तो मैं व्यवसाय करता हूँ और 50% का जो समय है वो मेरा सामाजिक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जाता है। उनके मन में केवल अपने लिए नहीं है, वो समाज को देती है, वो देना चाहते हैं। राजनेताओं से आपका अच्छा संपर्क रहा, तो किस तरह से मैनेज करते थे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, कैसे समय दे पाते थे? ये सोचकर तो आज मैं भी चकरा जाता हूँ। शुरुआत जिसकी हुई बड़े रूप में करने के लिए
वो हुई थी, एक केंद्रीय मंत्री होते थे केशव देव मालविया, केडी मालविया, वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम थे। हम लोग जब पत्रकारिता के क्षेत्र में थे तो उनसे हमारा संपर्क हुआ। उस संपर्क में वो हमारे राजनीतिक, आप कह सकते हैं, पैटर्न बने। मिनिमम 3 बार मुझे अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिए गए कि आप इलेक्शन लड़िए, लेकिन पता नहीं मैंने कब कैसे निर्णय लिया था। मैं कभी भी लोगों से राजनीतिक संपर्क मेरा रहेगा, लेकिन मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, सक्रिय राजनीति में नहीं जाऊंगा। जब मुझे बेलारूस का ऑनरेरी कौंसल बनाया गया तो मैं सच्ची ईमानदारी की बात कहूंगा, ये ऑनरेरी कौंसल क्या होता है मैं जानता नहीं। मैं जब यूनाइटेड नेशंस का डायरेक्टर था एशिया पैसिफिक का, तो वो जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसमें बेलारूस भी था। तो उनकी जो डेलीगेशन आता था, उसकी डेलीगेशन में एक व्यक्ति आते थे जो कि वहाँ के राष्ट्रपति के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे देश के ऑनरेरी कौंसल बन जाइए कलकत्ता में। मैंने कहा ये क्या होता है? तो उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो कलकत्ता आए सिर्फ हमसे मिलने के लिए, मेरे से वो 1 घंटा बैठे, एंड उसके बाद उन्होंने जाते ही मुझे वहाँ से एक चिट्ठी अपॉइंटमेंट का भेज दिया कि ऐसे ऐसे हमारी गवर्नमेंट प्रपोज करना चाहती है आपको बनाने के लिए। तो मुझे तो मैंने मेरे को दिया गया, बुलाकर मेरे को ऑफर किया गया और बनाया गया। लेकिन सम्मान की बात है, बड़े गौरव की बात है। मैं बड़ा खुश हूँ और मैं जो कुछ कर सकता हूँ करने की चेष्टा करता हूँ। सीताराम जी, समाज का युवा जो है आपसे काफी प्रभावित है, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एक तो अनुशासन, परिवार के प्रति उनकी जो भूमिका है, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं, उनमें अनुशासन की कमी आ रही है। मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है आज परिवार को एक रखने के लिए, और उनमें जो है परिवार के लिए उनका जो संकल्प है, समर्पण है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, तेजी आनी चाहिए। सक्सेसफुल व्यवसायी आप हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में जो युवा आना चाहता है उसको क्या संदेश देंगे? जो व्यापार में जो आना चाहता है युवा, उसके तो अपार आज हमारे सामने मौके हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए। चाहे वो नया बिजनेस हो, चाहे परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात है, वहाँ पर युवाओं के लिए तो जो मौके हैं वो अद्भुत मौके हैं। और बहुत अधिक आजकल तो जो नया जो चीज़ें आ गई हैं, बहुत कुछ युवा कर सकते हैं और कर रहे हैं। उसका लाभ भी समाज को और देश को मिल रहा है। तो आज के एपिसोड में हमने आपको रूबरू करवाया सीताराम शर्मा जी से। अगले एपिसोड में भी आपको मिलवाएंगे इसी तरह की किसी बेबाक शख्सियत से। तब तक बने रहिए हमारे साथ।